गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशंबर पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस दंगार में। बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड हिंदी मीडियम, पूरा हिंदी मीडियम बेस्ड है और इसके कुछ पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो सेल चैप्टर का ये जो है, इसके बाद एक दो पार्ट और अपलोड होंगे। बेसिकली इसमें जो है यह बताया गया है कि कोशिका झिल्ली, जो कोशिका के मुख्य घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब ल्यूहेनवाक ने कोशिका का अध्ययन किया था उस टाइम हमारे पास जो साधारण सूक्ष्मदर्शी थी वो इतनी तकनीकी विकसित नहीं हुई थी कि उसके मुख्य घटक की खोज की जाए। लेकिन 19वीं शताब्दी में जब हमारे पास कुछ तकनीक इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का मतलब विकसित हुआ, तब हमने उसके कुछ घटक के बारे में प्राप्त किया। लेकिन उससे पहले मैंने यह बताया था कि एक कोशिका और बहुकोशिका में क्या अंतर है, वो कैसे कार्य करता है। तो जब हमारा मानव शरीर प्राणी है, आपको पता है कि इनका एक कोशिका से अधिक कोशिका की जरूरत पड़ती है, तो आखिर कैसे इसका विभाजन होता है तो हम जानेंगे इस चार्ट के माध्यम से कि कोशिका, जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं तो वह उत्तक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? उत्तक का। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में इस तरह से फिक्स कर लेना है कि जैसे ईंट में जो हम मसाला डालते हैं, बिना मसाला का ईंट नहीं जुट सकता, वैसे इस चार्ट के बिना कोशिका चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकती। तो आपको अच्छे तरीके से इसको माइंड में डाल लेना है कि बहुत सारी कोशिका मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती है और बहुत सारे उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। वो जीव मानव प्राणी हो सकता है, जंतु हो सकता है, पौधा हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब बोलेंगे सर पौधा कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पौधा में भी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई अलग अलग होती हैं। पानी पीने के लिए अलग भाग होता है, भोजन बनाने के लिए अलग भाग होता है। अगर हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पोषण कैसे होता है, तब उस पॉइंट में मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। या फिर मैंने आप लोग मेरे क्लास में पढ़े होंगे तो ऑलरेडी मैंने ऑफलाइन क्लास में ये सारी चीजें बता दी हैं। लेकिन क्लास 8 का ये फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए उसमें डीपली ना जाकर मैं आप लोगों को बस इतना ही सर बताना चाहता हूं कि जो मानव शरीर है उसके पास चलने के लिए एक अलग अंग है। तो क्या वो एक कोशिकीय हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी कार्य करने की कोशिका अलग हो गई। तो वैसे ही बहुत सारी कोशिका जो हैं एक उत्तक का निर्माण करते हैं और रक्त एक प्रकार का उत्तक है, मैंने आप लोग को पढ़ाया था। और वह उत्तक एक अंग का निर्माण करते हैं। जैसे अंग में हम लोग बात करें, उंगली हमारा एक अंग हो गया। क्या हो गया? अंग। लेकिन पूरा अंग, पूरा इस उंगली, बाँ, कोहनी का सबको ले लें तो एक अंग तंत्र हो गया। क्या हो गया? एक अंग तंत्र हो गया। इस अंग तंत्र के अंदर देखा जाए तो फेफड़ा का काम अलग, किडनी का काम अलग, पेट का काम अलग, अमाशय का काम अलग, छोटी आंत का काम अलग, बड़ी आंत का काम अलग, मुंह का काम अलग, दांत का काम अलग, जीभ का काम अलग, मतलब पूरा एक अंग तंत्र बन गया। और यह अंग तंत्र एक जीव का निर्माण करता है। कोई भी एक जीव जिसको आप लोग खुली आंखों से देख सकते हैं, उसमें लगभग ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अब मैं बता रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ तो कोशिका के अंदर कुछ मुख्य घटक पाए गए। वो मुख्य घटक की संख्या 3 थी। और वो 3 क्या क्या थी? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह 3 मुख्य घटक क्यों मिला? यह 3 मुख्य घटक इसलिए मिला कि जब वैज्ञानिकों ने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अध्ययन करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने भी क्रिया के आधार पर इसको बांटा। क्या क्रिया है? तो कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, तो इस क्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले तो आप लोग को माइंड में एक चीज अच्छे से अंदर डालना है कि किसी भी चीज को बचाव के लिए कुछ ना कुछ जीवों का इस तरह से तैयार किया जाता है। जीवों की आकृति इस तरह से बनी होती है कि उसकी रक्षा प्रदान हो। तो उसमें सबसे पहले काम आता है कोशिका झिल्ली का। मतलब कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी आवरण है। ऐसे बाहरी आवरण तो कोशिका भित्ति भी होता है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि यह कॉमन बात हो रहा है। पादप कोशिका का भी बात हो रहा है, जंतु कोशिका का भी बात हो रहा है। अभी हमने कोशिका को बांटा नहीं है। जब पादप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर बताएंगे कोशिका भित्ति क्या होता है, उसके बाद कोशिका झिल्ली क्यों आती है। लेकिन मानव प्राणी में अगर हम लोग बात करें या नॉर्मली हम लोग बात करें मुख्य घटक का, तो उसमें इतना याद रखना है कि कोशिका भित्ति मुख्य घटक नहीं है, बल्कि कोशिका झिल्ली मुख्य घटक है, क्योंकि वो दोनों में शामिल है। और कोशिका झिल्ली करता क्या है? सबसे पहले यह समझिए कि चयनात्मक पारगम्य क्यों है। यह आपके प्रश्नवाली में भी है कि कोशिका
या कोशिका झिल्ली एक चयनात्मक पारगम्य क्यों है? तो पहले तो आप लोग ये माइंड में फिक्स कर लीजिए कि कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है कि वो अपने इच्छा अनुसार बाहर चीजों को अंदर आने में रोकती है और अंदर चीजों को बाहर जाने में रोकती है, मतलब खुद ही चयन करती है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कोशिका झिल्ली के द्वारा वह कार्य जिसके द्वारा वो बाहरी चीजों को आने से रोकती है या चयन करती है और अंदर की चीजों से बाहर जाने से रोकती है, वह क्रिया, इसलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, यह क्या करता है कि एक कोशिका से दूसरे कोशिकाओं को अलग करता है। अगर अलग नहीं होगा तो उत्तक निर्माण कैसे होगा? मतलब उनके बीच में एक डिस्टेंस का काम करता है, एक मसाले टाइप का काम करता है, ईंट की दीवार की तरह। दूसरा पॉइंट समझेंगे कि यह निश्चित आकृति प्रदान करती है। अगर कोशिका झिल्ली नहीं है तो कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोशिका झिल्ली तो चयनात्मक पारगम्य है, ना अंदर आने देगी ना बाहर जाने देगी, तो उसका आकृति विकसित तो होगा कैसे? वो अपने अनुसार उसकी आकृति प्रदान करती है। तीसरा चीज, झिल्ली के अंदर वह सुरक्षा प्रदान करती है। जाहिर सी बात है, जैसे हमारे घर में हमारे माता पिता, छोटे से बच्चे को अगर आपने गोद में लिया है, छोटे बच्चे हैं आपको, तो उनकी रक्षा कौन करता है? उनके माता पिता ही रक्षा करता है। वैसे कोशिका झिल्ली अगर बाहरी आवरण में है तो उसकी सुरक्षा प्रदान वही करती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह पॉइंट भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी कोशिका भित्ति के बारे में या फिर कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बारे में आगे पढ़ेंगे। या कोशिका द्रव के बारे में आप लोग को मैं बता दूं कि कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसे कोशिका द्रव बोलते हैं। मेरे साथ आप रिपीट कीजिएगा कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। बाकी और चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।